सबको नमस्कार। आज अपन परमाणु संरचना में एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका अपन टॉपिक का नाम जो है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसमें से हर बार आता है। और वो टॉपिक है क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर। टॉपिक क्या है अपना? क्वांटम संख्या, या इसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, ये कहते हैं क्वांटम नंबर। अब देखो, क्वांटम संख्या एक तो है क्या, ये इसकी डेफिनेशन लिखे। फिर क्वांटम संख्या के टाइप कितने हैं और कौन से क्वांटम संख्या किसके अंदर काम में आएगी, वो ध्यान देखना है। और फिर हमें क्वांटम संख्या में कौन सी क्वांटम संख्या में कौन कौन से आपको पॉइंट याद रखने हैं, पूरी कहानी याद नहीं लिखनी। एग्जाम में किस पॉइंट पर क्या प्रश्न बनता है और किस टाइप से प्रश्न बनते हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे। अब एक क्वांटम नंबर है क्या कि मेन जो है कोई एटम, और इस एटम में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहा है या किसी कोश में है, और हम अगर उस इलेक्ट्रॉन तक हमें पहुंचना है, यानी उस इलेक्ट्रॉन की हमें पोजीशन निकालनी है कि यह इलेक्ट्रॉन उस परमाणु में किस कौन से कोश के अंदर है। और अगर हम कोश तक पहुंच जाएं, फिर हमें पता चले कि यानी सेल तक पहुंच गए, उसके बाद पता चले कि हमें कौन से उपकोश में, यानी कौन से सब सेल में, फिर सब सेल में फिर हमें पता लगाना पड़ेगा कौन से सब सेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल यानी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो कक्षक के बारे में पता करना पड़ेगा। और फिर अगर ऑर्बिटल में कोई दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक क्या है सीधा भरा हुआ है, एक उल्टा भरा हुआ है, स्पिन उल्टे, तो हमें कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, सीधे वाला है या उल्टे वाला, वो हमें देखना है। तो उस अवस्था में हमें क्या, फिर 4 स्टेप पार करने पड़ते हैं। पहले सेल यानी कोश की जानकारी हो, फिर क्या हो, सब सेल यानी उपकोश की जानकारी हो, फिर उपकोश के अंदर यानी कक्षक यानी ऑर्बिटल कौन सा है उसकी जानकारी हो, फिर ऑर्बिटल है उसके अंदर क्या हो, फिर अंदर इलेक्ट्रॉन जो उनका स्पिन कैसा उसकी जानकारी हो। इसका मतलब हमें क्या है, इन 4 स्टेप की जानकारी के लिए हमें 4 नंबर या 4 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इनको बोलते हैं क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसका मतलब क्वांटम संख्या के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि किसी परमाणु में, ऐसे आप इस तरह से इसके बारे में 2 लाइन लिख सकते हो। किसी परमाणु में, किसी परमाणु में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा की जानकारी हेतु, जानकारी हेतु जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, हेतु जिन संख्याओं की, जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उन्हें क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। उन्हें क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्याएं कहा जाता है, यानी क्वांटम नंबर बोल सकते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम? क्वांटम नंबर बोलेंगे। अब देखो किस तरह से क्वांटम नंबर में इसके कितने प्रकार हैं। यानी किसी भी परमाणु में एक तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी हो, या इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन आ जाएगी तो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इन सब की जानकारी के लिए हमें जिन 4 संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी उनको क्या बोलते हैं हम? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो क्वांटम संख्या है क्या? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की हमें पोजीशन पता करनी है, इलेक्ट्रॉन है कहां, उसकी एनर्जी कितनी है, किस तरह से कौन से ऑर्बिटल में है, कौन से सेल कोश में है, कौन से उपकोश सब सेल में है। इन सब की जानकारी के लिए हमें जिन संख्याओं की आवश्यकता उनको बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। और ये क्वांटम संख्याएं क्या है? 4 प्रकार की होती है। तो अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। अगला पॉइंट लिखोगे आप क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती है। हमें क्या करना है, अब इन 4 क्वांटम संख्याओं के हमें नाम भी याद करने। और 4 कौन कौन सी है? एक को बोलते हैं नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखो इनके इंग्लिश वाले, इंग्लिश के जो नाम है ना, साथ लिखता जा रहा हूं। इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो एक बार यहां नाम देख लो, उसके बाद मैं मुख्य बोलूं तो आप समझ जाना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की चर्चा कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी जो है सेकंड, इसको बोलते हैं, सेकंड है दिगंशीय क्वांटम संख्या। सेकंड क्या है? दिगंशीय क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकंड। थर्ड है तीसरी, 3 नंबर बोलते हैं इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या। थर्ड चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलेंगे। और फोर्थ जो है ना, इस फोर्थ को बोलते हैं यहां चक्रण क्वांटम संख्या। 4 नंबर है ना, इसको चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम संख्याएं हैं। अब देखो किस क्वांटम संख्या में कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उसी में हम चर्चा करेंगे। तो क्वांटम संख्या है क्या, ये आपको याद रखना है। किसको बोलते हैं क्वांटम संख्या, है क्या? जैसे हम अगर मान लो सपोज करो कि आप कहीं गांव जाओ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस गांव में जिस पर्सन से आपको मिलना है उस तक पहुंचने के लिए फिर आप सबसे पहले क्या है, उस गांव का नाम, उसका एड्रेस पता हो कि गांव कौन सा है। फिर गांव के अंदर आपको कॉलोनी पता हो कि कौन सी कॉलोनी के अंदर व्यक्ति रह रहा है, कुछ कॉलोनी के बारे में जानकारी हो। उस कॉलोनी के अंदर फिर क्या है, आपको घर का पता हो कि घर में कहाँ है, उसका घर कहाँ है, घर का पता हो। घर के अंदर अगर मान लो 2 पर्सन रह रहे हैं तो उसको पता हो आपको जिससे मिलना वो कौन सा है। इसका मतलब आपने 4 स्टेप पार किए, गांव पहुंचे, गांव से कॉलोनी में पहुंचे, कॉलोनी से आप घर में पहुंचे, घर से उस पर्सन तक पहुंचे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए सेल में, सेल से सब सेल यानी उपकोष में, फिर उपकोष से क्या है ऑर्बिटल यानी कक्षक में, कक्षक से फिर उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है। तो हमें 4 स्टेप पार करने पड़ेंगे और उन 4 स्टेपों को पार करने के लिए हमें फिर इन 4 नंबर की आवश्यकता पड़ती है और इनको बोलते हैं क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इनको क्वांटम संख्याएं कहा जाता है, 4 प्रकार की। थोड़ा सा देख लो, कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या, उपकोष यानी सब सेल के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या, कक्षक यानी ऑर्बिटल के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या। और इनको दर्शाने का तरीका जो है ना, मुख्य क्वांटम संख्या को लिखते हैं स्मॉल एन से, ऐसे लिखेंगे आगे हम, दिगंशीय को लिखेंगे स्मॉल एल से ऐसे, चुंबकीय को लिखेंगे ऐसे स्मॉल एम से, चक्रण को लिखेंगे एस की सहायता से ऐसे। इनको दर्शाने के अलग अलग 4 प्रकार है। तो पहला तो हमें ये क्वांटम संख्या है क्या वो थोड़ा याद रखना है। तो क्वांटम संख्या की आप डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, इन चारों के आप नाम लिख लो और नंबर से के इन चारों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। अब जल्दी से उतार लो ये। अब देखो इसके बाद सबसे पहले जो है ना क्वांटम संख्या में पहली क्वांटम संख्या, अब देखो पहली क्वांटम संख्या में क्या क्या जानकारी देगी और इसके अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। देखो सिस्टमेटिक पॉइंट याद करने हैं हमें, अगर आप सिस्टमेटिक याद करोगे ना तो आपके याद रह जाएंगे। और अगर ऐसे आप उल्ट पुल्ट याद कर लोगे, कहीं से कुछ पढ़ लिया कहीं से कुछ पढ़ लिया, तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और वो चीजें याद है वो भी आप भूल जाओगे। इसलिए इस चीज को हमें सिस्टमेटिक करना और फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, इस पैटर्न पे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, पीछे एग्जामों में कैसे प्रश्न आए उन पे चर्चा करेंगे। अब देखो इसके अंदर हम करेंगे पहले, सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट लिखो पहला नंबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एन से बोलेंगे। अब देखो पहला पॉइंट तो हमने 4 स्टेप बताए ना, सेल कोष, सब सेल उपकोष, ऑर्बिटल कक्षक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। इसी क्रम से इन क्वांटम संख्याओं को यूज में लेना है। पहले कोष के लिए, कोष की जानकारी देने वाली क्वांटम संख्या कौन सी है, मुख्य है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, कोष के बारे में, कोष के बारे में जानकारी देती है। पहला पॉइंट, कोष के बारे में जानकारी देती है। पहला पॉइंट तो याद रखना आपको, कोष के बारे में जानकारी देने वाली क्वांटम संख्या कौन सी है, मुख्य क्वांटम संख्या, कोष के बारे में। तो पहला तो कोष के बारे में जानकारी देती है और इसको स्मॉल एन से दर्शा रहे हो ना, छोटे एन से। और छोटा एन पीछे कहाँ आया था, सबसे पहले छोटा एन आया था बोर मॉडल में, जिसमें बोर ने क्या है n बराबर 1 तो पहला कोष k, n बराबर 2 तो दूसरा कोष l, ऐसे लिखा था हमने 1 2 3 4 k l m n। इसका मतलब
इस छोटे एन को सबसे पहले बोर ने इसको काम में लिया था। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या राउंड राउंड मतलब गोल गोल क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो एन इसने काम में लिया था बोर ने। इसके खोजकर्ता आ जाएगा ना, तो खोजकर्ता में आपको नाम याद रखना है। इसका खोजकर्ता कौन है? निल्स बोर। खोजकर्ता कौन है इसका? बोर है, ये याद रखना है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट, कोस के बारे में जानकारी दे रही है, खोजकर्ता क्या है? बोर। और मुख्य क्वांटम संख्या n का जो मान है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कहां तक चलेगा? अनंत तक। तो n की वैल्यू जो है ना, n की वैल्यू यानी मान, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब n की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। 0 होती कोस भी 0, कोस 0 है तो कोई मुख्य क्वांटम संख्या नहीं है। इसका मतलब इसके लिए कम से कम वैल्यू 1 होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू हमेशा पूर्ण संख्या में आएगी पूरी, 1 2 3 ऐसे, कभी भी यानी फ्रैक्शनल नंबर भिन्न संख्या में नहीं आएगी 1.5 2.5 ऐसे। ये कभी भी मुख्य क्वांटम संख्या के मान भिन्न संख्या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती, पूरी तरह से वैल्यू रहेगी 1 2 3 4 ऐसे, और अनंत तक चलेगी। और कोस के बारे में जानकारी दे रही है, तो किस कोस के लिए n की वैल्यू कितनी है? 100, यानी यहां देखें सेल, सेल, और यहां देखें n की वैल्यू मुख्य क्वांटम संख्या तो k, फिर l ऐसे m और n इस तरह से। तो k की वैल्यू कितनी है? n के लिए 1, l के लिए k की वैल्यू 2, m के लिए कितनी होती है? 3, n के लिए कितनी होती है? 4, फिर o p s लिखते जाए आगे। और तो ये जो 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू, ये क्या है? हर कोस के लिए अलग अलग है। पहले कोस के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1, दूसरे कोस के लिए सेल के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए क्या होगा? ऐसे 4। तो अगर आपको ले देना n बराबर 3 है, तो बताओ इसमें कितने कोस है? किसी परमाणु यानी एटम के लिए n बराबर 3 है। अब बताओ इसमें कितने सेल या कोस है? कितने होंगे? 3 कोस होंगे। n बराबर 3 है तो इसमें 3 कोस, कहां तक? k l और m तक, m का मान 3 है, यहां तक 3 कोस होंगे इसके अंदर। तो यानी n की वैल्यू जो ये कोस के बारे में जानकारी दे रही है। और ये याद रखना है कि n का मान बढ़ने के साथ साथ, एक पॉइंट अगला, ये n का मान बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ कोस की एनर्जी है ना, ऊर्जा भी बढ़ती है। सेल बढ़ने के साथ साथ, सेल यानी कोस की ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। कोस की ऊर्जा का मान क्या है? बढ़ता जाता है। n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए अगर हम लिखे ना क्रम, लिखे एनर्जी का, एनर्जी का क्रम लिखे, तो सबसे कम किसकी होगी? यहां लिखे n की वैल्यू, सबसे कम k की, उससे अधिक l की, उससे अधिक m की, उससे अधिक किसकी होगी? n की। तो n यहां पर n की वैल्यू 1 या 2, m के लिए 3, n के लिए 4। तो जो जो n की वैल्यू बढ़ रही है ना, वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी क्या हो रही है? वैसे वैसे इंक्रीज हो रही है। तो वैसे वैसे ऊर्जा के मान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, n की वैल्यू बढ़ने से कोस की एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। और n की वैल्यू हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? याद रखना 1 से स्टार्ट होती है n की वैल्यू। n की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, एक पॉइंट याद रखना है। उसके बाद देखो इस n वाले में, अब n की सहायता से आप क्या क्या निकाल सकते हो? अब इस निकालने में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां हम 3 चीज लिखेंगे कि n जो है वो एक तो कोस के बारे में जानकारी दे रहा है, तो n, तो और किसी कोस के लिए n का मान 1 2 3 4 ऐसे, तो कोस की संख्या बता सकते हो। एक तो क्या, इससे आप कोस के बारे में। अब कोस के अंदर क्या होंगे फिर? उपकोष यानी सब सेल। तो अगर हम n की सहायता से निकालें कि किसी कोष में उपकोष की संख्या कितनी होती है, अब आप कह दोगे कि पहले कोष में एक ही सब सेल उपकोष s, दूसरे में यानी k, उसके बाद l, दूसरा l के अंदर s और p 2, फिर m के अंदर s p d 3, फिर n के अंदर s p d f 4, ऐसे बढ़ते गए। लेकिन अगर आपसे यूं पूछ ले, ये ना लिखे k l m n, डायरेक्ट पूछ लिया कि किसी कोष में उपकोष की संख्या होती है, फिर लिख दिया आपको n, 2n स्क्वायर, ऐसे n स्क्वायर, इस तरह लिख दें 4। तब आप इस n की सहायता से किसी कोष में उपकोष कैसे निकालेंगे? तब आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये लिख लो चाहिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी कोष में उपकोष की संख्या, यानी किसी सेल में सब सेल की संख्या, उपकोष की संख्या
बराबर क्या होती है, n के बराबर होती है। जो n का मान है ना वही उसके अंदर क्या होगा, उपकोष की संख्या होगी। ध्यान रखना है। कैसे कि जैसे कह दें कि n का मान यहां लिखें और फिर यहां पर हम क्या लिखें, n के मान के साथ इसका कोस लिख दें। जैसे मैंने लिख दिया थोड़ा n का मान आगे लिख दिया, यहाँ n यहां लिख दिया, जैसे मैंने कोस सेल कोस लिख दिया। यह लिख दिया हमने जैसे उपकोष सब सेल, उपकोष या सब सेल। अब n का मान 1, कोस कौन सा k, तो इसके अंदर उपकोष यानी सब सेल कौन सा होगा, एक ही होगा s, तो n के बराबर ही होगा। n का मान 1 तो सब सेल भी 1, उपकोष भी 1। n का मान 2 तो कौन सा आ गया, l, l के अंदर फिर दो उपकोष होंगे s और p, इस तरह से sp2 हो गए। फिर m करें, n का मान 3 तो m और m में क्या हो गए, अब 3 हो गए, s p और d s। n का करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, s p d f। तो मतलब ये पॉइंट याद रखना है कि किसी कोष यानी सेल में उपकोष यानी सब सेल की संख्या जो हमेशा n के बराबर ही रहती है। एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है। तो यानी मुख्य क्वांटम संख्या में कोष की जानकारी दे रही है, खोजकर्ता इसका कौन है, नील्स बोर है, ये याद रखना है। उसके बाद n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, अनंत तक चलेगी, और कोष के बारे में जानकारी दे रही तो n की वैल्यू कोष के लिए क्या होगी वो याद रखनी है। और फिर n का जो मान बढ़ेगा वैसे वैसे सेल की एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कोष की ऊर्जा भी क्या है, बढ़ती चली जाती है, याद रखना है। और फिर आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी कोष में उपकोष कितने होंगे। अब कह दे किसी शहर में कॉलोनी कितनी होगी, तो कॉलोनी कितनी है वो देखना है। तो वैसे ही किसी कोष के अंदर, उसके अंदर उपकोष है सब सेल, वो कितने होंगे, तो हम किससे निकालते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या n से निकालते हैं, तो n होंगे वो। एक पॉइंट ये याद रखना है। तो यानी जल्दी से उसको उतारो, फिर मैं आगे वाला लिखता हूं। अब देखो इसके मेन 3 पॉइंट और है, यही आपको मेन याद रखने हैं। अब देखो मैं लिख दूं इस तरह से, एक तो लिखा है मैंने किसी कोष में उपकोष की संख्या लिखी है ना, किसी कोष में उपकोष की संख्या लिख दी मैंने ये। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट लिखूं ना यूं, अब किसी कोष में उपकोष भाई, और उपकोष के अलावा क्या हो सकते हैं, कक्षक भी तो हो सकते हैं। तो इसको यूं लिख सकते हैं हम कि किसी कोष में कक्षक की संख्या, किसी कोष में यानी किसी सेल में ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, किसी कोष में कक्षक की संख्या। तब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। वैसे आप निकाल लोगे, यदि एस उपकोष में कक्षक कितने होते हैं, 1, पी उपकोष में कितने कक्षक होंगे, तो 3, डी में कितने होंगे, 5, एफ में कितने होंगे, 7। जनरल सब जानते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या कई बार सीधा नहीं पूछते कि पी में कितने ऑर्बिटल होंगे, कोई नहीं पूछेगा। जो आप पूछ लेंगे सबको मिला के पूछेंगे कि उपकोष यानी सब सेल में, या ये पूछ लेंगे कोष के अंदर, के कोष के अंदर कितने कक्षक होंगे, या n का बराबर 4 है जिसमें कक्षक कितने होंगे, तो आपको निकालना पड़ जाए। तो पहले आप n बराबर 4 मतलब चौथा कोष, चौथे कोष में उपकोष 4, s p d f, फिर s काउंट करोगे 1, p के 3, d के 5, f के फिर ऐसे 7, टोटल काउंट करोगे 16 आएंगे। ऐसे काउंट करने के बजाय हम डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते कई बार, और फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो किसी कोष में कक्षक की संख्या होती है हमेशा n स्क्वायर के बराबर। तो जैसे लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया यूं कि n बराबर क्या है, 3 है, तो कक्षक की संख्या बताइए, कक्षक की संख्या बताइए कितनी होगी, वो निकालनी हो। n बराबर 3 हो तो क्वेश्चन लिख दिया ये। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो उत्तर ऐसे, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो करने की आवश्यकता नहीं है। n बराबर 3, इसका मतलब कक्षक कितने होते हैं, n स्क्वायर होते हैं, या मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 कक्षक होंगे, उत्तर आ गया ये। और वैसे निकालोगे तो वैसे आप निकालोगे तो n बराबर कितने, 3, अदर निकालो l बराबर 3। n बराबर 3 का मतलब कोष कौन से हो गए, k हो गया, l हो गया और m, इस तरह से। अब n बराबर 3 कौन सा किसके लिए, m के लिए, n बराबर 3। और m के अंदर अब उपकोष देखोगे आप, अभी कहा मैंने उपकोष हमेशा n के बराबर ही होते हैं, तो उपकोष n के बराबर, मतलब 3 उपकोष होंगे, कौन कौन से, s, p और d। और p इनमें s में कक्षक 1 होता है, p में ऑर्बिटल 3 होते हैं, d में ऑर्बिटल कितने होते हैं, ऐसे 5 होते हैं। टोटल आप काउंट करोगे कितने आएंगे, 9 ऑर्बिटल।
और यही हमने डायरेक्ट निकाल लिया फॉर्मूले से, n का स्क्वायर। इसका मतलब किसी भी अगर कोस में पूछ लें यानी सेल के अंदर यानी ऑर्बिट में यानी कक्ष में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ लें, ऑर्बिटल की संख्या, कक्षक की संख्या, तब याद रखना आपको फॉर्मूला n स्क्वायर होते हैं। n का मान रखो, तुरंत आप उत्तर निकाल लो। और वैसे आप करोगे तो लंबा हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट, और कई बार एग्जाम में ऐसे ऐसे ना पूछ करके या डायरेक्ट कई बार क्या है, ये डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला कि किसी कोस में कक्षक की संख्या कितनी होती है, तब आपको याद रखना n स्क्वायर इसमें क्या है, कक्षक की संख्या होती है। लिखो जल्दी से इसको। हो गया ये। तो ये अपने यहां तक क्या 2 पॉइंट हो गए ये मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर। एक तो किसी कोस में उपकोष की संख्या n आपको याद रखना है, फिर n की सहायता से इस तरह से आप उपकोष निकाल सकते हो, यानी n उपकोष की संख्या n होती है। और फिर किसी कोस में ऑर्बिटल n कक्षक की संख्या कितनी होती है, ये याद रखना फॉर्मूला n स्क्वायर होती है। ये हमने निकालने का तरीका किया है। फिर तीसरा पॉइंट आपको याद रखना, थर्ड पॉइंट। अब देखो कक्षक है, कक्षक के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप यूं बोल सकते हो कि किसी कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए पीछे भी हमने लिखा है, बोर मॉडल के अंदर लिखा है फॉर्मूला इसका क्या होता है, 2n स्क्वायर होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2n स्क्वायर है। n यहां पर क्या मुख्य क्वांटम संख्या है कि जैसे लिख दें, कोस लिख दिया यूं k यानी सेल k, l ऐसे m n लिखते जाए यूं। और इनके लिए n की लिखें वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे। इनके लिए लिखें इलेक्ट्रॉन लिखें 2n स्क्वायर, फॉर्मूला इस इलेक्ट्रॉन से निकालने का। देखो n की वैल्यू 1 रखें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पहले कोस में, दूसरे में 8 आ जाएंगे, तीसरे में 18 आ जाएंगे, चौथे में ऐसे 32, पांचवें में 50 ऐसे। तो किसी कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n स्क्वायर होती है। ये 3 पॉइंट आपको ढंग से याद रखने कि किसी कोस में यानी किसी सेल में नंबर ऑफ सब सेल यानी उपकोष की संख्या n के बराबर होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, किसी कोस में कक्षक की संख्या यानी किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, कक्षक की संख्या n स्क्वायर होती है, याद रखना है आपको। फिर तीसरा पॉइंट याद रखना है कि किसी कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 2n स्क्वायर, यानी n यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या का मान है। तो यानी नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, यानी किसी कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है। ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप निकाल सकते हो। तो 3 पॉइंट तो ये ध्यान रखने हैं आपको। 3 कौन कौन से, ये उपकोष की संख्या, कक्षक की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। शुरू में मैंने आपको लिखाया था किसकी जानकारी दे रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या कोस की दे रहा है। इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। कोस की जानकारी दे तो KLMN के लिए मान हमने लिखे हैं। फिर जो जो मान बढ़ेंगे इनके वैसे वैसे कोस की एनर्जी भी क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है, हमने लिखा है इसमें। ये मुख्य क्वांटम संख्या में ये 5-7 पॉइंट तो ये याद रखनी है। फिर देखो एक बार एग्जाम के अंदर इस पे ये क्वेश्चन भी आया कि किसी कोस की त्रिज्या, बता दूं ये, किसी कोस की त्रिज्या और कोस की संख्या यानी कोई भी सेल उसकी रेडियस और उसकी नंबर ऑफ सेल यानी कोस की संख्या, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये निकालना हो, तब आपको फिर यहां पर 3 पॉइंट याद रखने हैं इस तरह से। फिर यहां पर भी 3 पॉइंट है। एक तो याद रखना है कि किसी रेडियस की, सेल की रेडियस है और उसके कोस की संख्या के साथ क्या संबंध है, याद रखना है। ये आर क्या है, त्रिज्या, कोस की त्रिज्या या रेडियस। तो कोस की त्रिज्या व कोस की संख्या, ये नंबर ऑफ सेल या मुख्य क्वांटम संख्या कितने कोस है, उनके साथ त्रिज्या का संबंध r समानुपाती n स्क्वायर याद रखना है। और दूसरा एक पॉइंट इसी के अंदर याद रखना है फिर कि इलेक्ट्रॉन का वेग जो है किसी सेल में, और वो उसकी नंबर ऑफ सेल पे किस प्रकार डिपेंड करेगा, तो n याद रखना है। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती के है, n के हैं। जो जो सेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी यानी वेग क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। पहले कोस में अधिकतम वेग, दूसरे में कम, फिर और कम, एक और कम, ऐसे कम होते जाएंगे। और एक हमने पीछे लिखा था ये कि किसी कोस की ऊर्जा जो है ना, एनर्जी है,
ये n पे किस प्रकार डिपेंड करी था, हमने लिखा था ये -n²। तो जो जो n यानी कोस की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी भी इसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। तो 3 तो ये त्रिज्या के साथ मुख्य क्वांटम संख्या का संबंध, वेग के साथ मुख्य क्वांटम संख्या का संबंध, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के साथ मुख्य क्वांटम संख्या का संबंध आपको याद रखना है। किस प्रकार से कौन सा मान बढ़ेगा तो कौन सा मान घटेगा, ये तीनों याद रखने। और 3 पॉइंट वो याद रखने, किसी कोष में उपकोष की संख्या, किसी कोष में कक्षक की संख्या, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको याद रखनी है। 3 पॉइंट ये 3 वो 6। और इसके अलावा इसके जनरल 2-3 पॉइंट लिखाएं, इनकी वैल्यू कितनी होती है, खोज किसने किसके द्वारा की, किसकी जानकारी दे रहा है, वो इसमें लिखनी। तो आपको ज्यादा नहीं 8-10 पॉइंट आपको मुख्य क्वांटम संख्या n के बारे में आपको पता होना चाहिए। और किसकी जानकारी दे रहा है, ये कोष की जानकारी देगा मुख्य क्वांटम संख्या। एक तो ये, तो एक तो है आपके मुख्य क्वांटम संख्या में इतने पॉइंट आपको याद रखने जो आपने अभी लिख लिए। इसके बाद सेकंड क्वांटम संख्या जो है दूसरी, और उसको बोलते हैं दिगंशीय क्वांटम संख्या, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको बोलते हैं सबसिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसका एक नाम और क्या है, इसको सबसिडियरी क्वांटम नंबर, या इसको बोलते हैं दिगंशीय क्वांटम संख्या, या एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं दूसरी, दिगंशीय क्वांटम संख्या। अब देखो दिगंशीय में कौन कौन सी बातें याद रखनी है, क्रम से लिखें। दिगंशीय क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, ये इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल से दिखते हैं। पहला पॉइंट तो किसकी जानकारी देगी, उपकोष की जानकारी देती। किसकी, उपकोष की जानकारी देती है, यानी सब सेल के बारे में बताएगी। एल की वैल्यू है, और एल की जो वैल्यू है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। अब देखो एल जो है ना, दिगंशीय नाम ये कहा आया था पीछे हमने पढ़ा ना सोमरफील्ड का विस्तार, और उसमें हमने एक लाइन लिखी थी कि मुख्य क्वांटम संख्या 2 क्वांटम संख्याओं का योग है, एक त्रिज्यीय क्वांटम संख्या और एक दिगंशीय क्वांटम संख्या का योग हमने लिखा था। इसका मतलब दिगंशीय नाम किस में आया था, सोमरफील्ड के विस्तार में आया था। इसलिए इसके खोजकर्ता का नाम आएगा ना, वहां पर किसका आएगा, सोमरफील्ड का नाम आएगा। तो एक पॉइंट याद रखना आपको, खोजकर्ता, इसका खोजकर्ता कौन है, सोमरफील्ड, खोजकर्ता सोमरफील्ड याद रखना आपको, सोमरफील्ड खोज करता है। फिर इसका मान जो है ना, दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान यानी इसकी वैल्यू एल बराबर लिखे, और ये शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएंगे, 0 से स्टार्ट करना है। और 0 जो है ना, फिर इनके मान कि दिगंशीय क्वांटम संख्या किसकी जानकारी दे रही है, उपकोष की। तो दिगंशीय क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या L, और यहां पर सब सेल यानी उपकोष कौन सा होगा, और ये पीछे भी मैंने लिखाया था आपको जहां पर हमने ऑर्बिटल कक्षक पढ़े थे वहां। अब देखो उपकोष, इसमें S P ऐसे D F, तो S के लिए मान कितना होगा 0, P के लिए मान कितना होगा 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, ऐसे लिखते जाएंगे। तो उपकोष की जानकारी देगी, एल की वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है, 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब एल की जो वैल्यू क्या है, एन के से एक मान पीछे रहती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या से एक मान इसका कम रहेगा। तो कई बार इसको यूं लिख देते हैं ऐसे, एल बराबर एन माइनस 1, कई बार ऐसे लिख देते हैं। एल की वैल्यू जो है ये एन की वैल्यू से हमेशा क्या रहेगी, एक मान इसका जस्ट पीछे रहेगा एन से। इसलिए एल जो है ये न तो एन के कभी बराबर हो सकता, और न ही एल की वैल्यू एन से ज्यादा हो सकती, हमेशा एन से क्या रहेगी, कम रहेगी। यहां पर आपको एक पॉइंट लिखना है नोट लगा के, और आगे हमारी काम आएगा। ये क्या लिखना है कि एल का मान यानी दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान, एल का मान सदैव एन के मान से कम रहता है। एन के मान से क्या रहेगा, इसका मान सदैव क्या रहेगा, कम रहेगा, ये ध्यान रखना है, हमेशा कम रहेगा। और अगर ज्यादा हो जाए या इसके बराबर हो जाए इनके, तब ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए है ना, इसीलिए नीचे लिखना ये, इसीलिए 1p 1d 2d ऐसे है ना, 1f
ये 2f 3f कक्षक संभव नहीं होते, संभव नहीं होते। अब देखो यहां पर कई बार प्रश्न क्या बनता है, क्वेश्चन क्या लिखते हैं इसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है, संभव नहीं है। कौन सा ऑर्बिटल नहीं हो सकता, और वहां लिख देते हैं ऐसे कि 2p 1s 2d और फोर्थ लिख दिया 4f। कौन सा कक्षक नहीं हो सकता, तो याद रखो s हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, p हमेशा 2 से, d हमेशा 3 से और f हमेशा क्या है 4 से स्टार्ट होता है। अब यह कह दें कि एक परमाणु जिसमें कक्षक जो इसकी 4 पालियां हैं, 4 लोब है, तो 4 लोब वाले कक्षकों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होना चाहिए। अब 4 लोब मतलब डंबलाकार द्विडंबलाकार आकृति के 4 लोब, द्विडंबलाकार किसकी होती है, d ऑर्बिटल की, और d कहां से स्टार्ट होगा 3d से, तो 3 आ गया, n का मान कितना है 3 होगा, तो यानी 3d से स्टार्ट होगा, 1d 2d नहीं होता। इसी तरह से कोई प्रश्न पूछ ले तो आपसे पूछ लेना, तब आपको ध्यान रखना है s 1 से स्टार्ट करना है, p 2 से करना तो 1p नहीं होगा, d आपको 3 से करना है 1d 2d नहीं होगा, f आपको 4 से करना है 1f 2f 3f कक्षक के संभव नहीं होते, ये ऑर्बिटल संभव नहीं है, ध्यान रखना ये। अब ये संभव क्यों नहीं है वो देखें। अब देखो इनके लिए अगर हम मान देखें, लिख दिया मैंने 1p 1d 2d 1f 2f लिख दिया 3f, इस तरह से। और अगर इनके लिए अगर मैं कह दूं कि L की वैल्यू और N की वैल्यू निकालें, N की वैल्यू हमेशा आगे वाली मान N के मान होते हैं, आगे वाला N का मान 1, यहाँ कितने है, यहाँ भी 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3। हमेशा कोई भी लिखा हुआ आ जाए ऑर्बिटल 1s 2s 3s कुछ भी लिखा हुआ आ जाए 4p 5p 4f कुछ लिखा आ जाए, तब आपको ध्यान रखना है आगे 1 2 3 लिखा हुआ है ना, वो हमेशा n यानी मुख्य क्वांटम संख्या का ही मान होता है। अब देखो यहां लिख दिया मुख्य क्वांटम संख्या का मान। अब p के लिए l का मान, p के लिए l का मान 1 तो 1, d के लिए l का मान 2, d के लिए l का मान 2, f के लिए l का मान देखो 3 3, f के लिए 3, f के लिए 3। अब दोनों को कंपेयर करें। अब हमने क्या लिखा है कि L का मान हमेशा N के मान से कम रहेगा, इसके न तो बराबर हो सकता है L का मान N के, न L का जो मान N के मान से ज्यादा हो सकता है, हमेशा कम रहेगा। अब देखो यहां देखें L का मान 1, N का मान भी 1, दोनों बराबर हो गए, बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये ऑर्बिटल संभव नहीं है। इसमें देखो L का मान ज्यादा चला गया N के मान से, ये भी संभव नहीं है, इसलिए ये ऑर्बिटल भी नहीं होता। जैसे इसमें देखें n के मान l के मान बराबर हो गए, बराबर भी नहीं हो सकते, ये भी असंभव। यहां देखो l का मान ज्यादा हो गया किसके, n के मान से, ये भी संभव नहीं है। यहां देखो n का मान 3, l का मान 3 n का मान 2, फिर ज्यादा हो गया n से, ये भी संभव नहीं है। यहां दोनों बराबर हो गए, ये भी संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ 3f है, इसको कितना करूं कि n का मान ज्यादा हो जाए, कितना करना पड़ेगा 4f करना पड़ेगा, तब करेंगे तो f का मान, f के लिए l का मान 3 और n का मान कितने 4, n का ज्यादा हो सकता है l का कम होना चाहिए, सही है ये 4f से होता है, ये नहीं संभव। याद रखना ये पॉइंट याद रखना, हमेशा l का मान सदैव n के मान से क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर l का मान n के मान से ज्यादा या n के मान के बराबर आ जाए l का मान, तब वह कक्षक संभव नहीं होते। इसलिए लिखा ना ये कक्षक इसलिए संभव नहीं है, नीचे ऐसे प्रश्न आ जाए, तब आपको थोड़ा ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो याद रखना ये n हमेशा क्या रहेगा, l से ज्यादा रहेगा। अगर ये आ गया ना l बराबर आ गया तो ये संभव नहीं है, अगर l बड़ा हो गया तो ये भी संभव नहीं है। ये पॉइंट आपको लिखने हैं, जल्दी सुधार लो ये। एक तो दिगंत क्वांटम संख्या में उपकोष की जानकारी देता है, पहला पॉइंट लिख लो। फिर खोजकर्ता लिख लो कौन है, इसका सोमरफील्ड है। फिर लिख लो एल का मान स्टार्ट कहां से होता है, 0 से, 0 1 2 3 रहेगा ऐसे, इसलिए
एल का मान जो है ना एन के मान से एक मान पीछे रहता है, एन का मान 1 से स्टार्ट होता है, इसका 0 से। दिगंत क्वांटम संख्या रूपकोष कौन से होंगे, इनके लिए मान कितना है ये याद रखना, आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें क्वेश्चन करेंगे, उनमें काम आएगा ये। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए से 3, और एल का मान हमेशा कम रहेगा किससे, एन के मान से, इसलिए n-1 भी लिख देते हैं, और एल का मान सदैव एन के मान से कम रहता है, इसलिए ये ऑर्बिटल संभव नहीं है, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये कौन से कक्षक संभव नहीं होते, ऐसे प्रश्न आ जाए। यहां तक तो आपको दिगंत क्वांटम संख्या में ये मेन पॉइंट याद रखनी है। कर सकते हो ना ये, जल्दी उतारो इसको। कर लिया ये, हो गया ये। अब इसके अलावा देखो इसमें कौन कौन से और पॉइंट याद रखने हैं, 2-3 पॉइंट और याद रखने, तो 4-5 पॉइंट तो ये याद रखने। फिर देखो पीछे हमने 3 पॉइंट लिखे हैं कि किसी कोष में उपकोष, किसी कोष में ऑर्बिटल यानी कक्षक, और किसी कोष में इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में, वो हमने 3 लिखे हैं। लेकिन अगर यहां लिखे ना, अब देखो उपकोष के अंदर कक्षक नहीं हो सकता, शहर के अंदर कॉलोनी है लेकिन कॉलोनी के अंदर सेल नहीं हो सकता, मतलब परमाणु सबसे बड़ा कोष, कोष के अंदर उपकोष आएंगे। अब उपकोष पकड़ लिया हमने, अब उपकोष के अंदर क्या हो सकते हैं, कक्षक हो सकते हैं, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 ही पॉइंट आएंगे यहाँ। कोष वाले में 3 आए थे, कोष के अंदर उपकोष, कोष के अंदर कक्षक, कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन, 3 पॉइंट, यहाँ 2 ही आएंगे, उपकोष में कक्षक, उपकोष में इलेक्ट्रॉन, तब यह याद रखना पॉइंट। और कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि किसी सब सेल यानी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तब वहां पर आपको sp_d ले देना, यूं s में कितने होंगे 6, d में 10, f में 14, आप जनरली सभी कर देंगे, लेकिन एग्जाम में उसका आता फॉर्मूला लिखा हुआ, तो फॉर्मूला कौन सा याद रखोगे वो देखो। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि किसी उपकोष में, किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक की संख्या, अधिकतम कक्षक की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल या नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल इन ए सब सेल, एक सब सेल में अधिकतम कक्षक की संख्या। और एक लिखेंगे किसी उपकोष में, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, या यूं कह दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल। अब देखो अगर आपको कक्षक आगे कह दिया कि इतने ऑर्बिटल हैं, तो कक्षक का जस्ट दुगुना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यही तो है ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कहते हैं 5 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन कितने, 5 दूनी 10 हो गए। अब कहते हैं हमारे पास तो 16 ऑर्बिटल आए, इलेक्ट्रॉन कितने, 16 दूनी 32 हो जाएंगे, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो आप। अब देखो यहां प्रश्न क्या आ जाए, अब उपकोष में अधिकतम कक्षक निकालने किससे, दिगंत क्वांटम संख्या एल से, इसका मतलब फॉर्मूले में एल तो आएगा, तब आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम कक्षक क्या होते हैं, ये याद रखना फॉर्मूला 2l+1। अब देखो कई बार एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आता है 2l+2, इस तरह से, तब थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे याद करोगे। अब फॉर्मूले को चेक करना है ना, तो आप कोई भी एक ऑर्बिटल या और जैसे कोई भी एक उपकोष पकड़ लो, जैसे पी कर लिया हमने कह दिया कि हमारे पास पी है। अब पी में, पी के लिए एल का मान कितना होता है, लिखा हमने sp_df, एल की लिखी है वैल्यू 0, 1, 2, 3, पी के लिए कितनी है 1, तो पी के लिए एल का मान 1 रखें यहां, तो 1 × 2, 2 + 1, 3, टोटल कितने हो गए 3, और पी में 3 और होते हैं ऑर्बिटल, सही है, इसका मतलब फॉर्मूला सही है। इसमें देख करके देख लो, 2 × 1, 2, 2 + 2, 4, पी में 4 ऑर्बिटल नहीं होते, इसका मतलब फॉर्मूला ये सही है। तो किसी भी सब सेल में मैक्सिमम निकालने हो आपको कक्षक, अधिकतम कक्षक निकालने हैं, तब 12+ याद रखना फॉर्मूला। और अब देखो इलेक्ट्रॉन है ना, इस फॉर्मूले को 2 से गुणा कर दो, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 × 12+1। ये किस में हो गया, किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसी कोष में अधिकतम यानी सेल में तो 2n² है, लेकिन उपकोष में पूछ लेना तब याद रखना 2 × 12+ के अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सब सेल यानी उपकोष में, ये पॉइंट आपको याद रखना। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, तब वहां पर 1 की जगह यहाँ 2 लिख देते हैं, थोड़ा सा होते हैं हम भ्रमित हो जाते हैं कई बार, उस अवस्था में ध्यान रखना। फिर आपको
अगर आप ऐसे भ्रमित हो जाओ तो आप किसी भी एस पी डी किसी का भी एक का मान लिख लो यहाँ। एस का जैसे एस का क्या होता है 0, एस का एल का मान 0 है तो यहाँ देखें एस का रखें 0, 2 गुणा 0 0 प्लस 1 1, एक कक्षक होता है इसमें, सही है। यहाँ देखें तो 2 गुणा 0 0 प्लस 2, 2 कक्षक होते नहीं, इसका मतलब फॉर्मूला गलत है ये। सही कौन सा हो गया? ये वाला फॉर्मूला सही हो गया। तो किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक 12+1 और किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक 12+1 और किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 × 12+1 होते हैं। ये आपको थोड़ा याद रखना, 2 पॉइंट आपको याद रखने। तो दिगंशीय क्वांटम संख्या में हमने अब तक 4-5 पॉइंट पढ़े। उपकोष की जानकारी, खोजकर्ता सोमरफील्ड, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो गई, 0 1 2 3, फिर 0 मान के एस का है, 1 पी का, 2 डी का और 3 क्या है एफ का मान याद रखना है। और फिर उपकोष की जानकारी दे रहे हैं तब इनके अंदर एल का मान 0 से स्टार्ट हो रहा है, एन का हमने 1 से स्टार्ट किया तो एल का मान हमेशा एन के मान से 1 मान कम रहता है, पीछे रहेगा। और पीछे रहेगा इसका मतलब एल का मान कभी भी एन के मान के बराबर नहीं होगा, न एन के मान से ज्यादा हो सकता। इसलिए फिर हमने कहा कि 1p 1d 2d 1f 2f 3f ऑर्बिटल संभव नहीं है, उनमें या तो एल एन के बराबर हो गया या एल एन से ज्यादा हो गया, जो संभव नहीं है। फिर हमने अलग लिखा है ये ऑर्बिटल संभव नहीं है, कारण क्या है। और फिर आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, अधिकतम ऑर्बिटल कितने होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपको याद रखने। तो दिगंशीय क्वांटम संख्या में आपको ये मेन 5-7 पॉइंट आपको याद रखनी। तो एक तो होगी मुख्य क्वांटम संख्या और एक होगी दिगंशीय क्वांटम संख्या। ये जल्दी से करो फटाफट। हो गया था ना ये। इसके बाद देखो तीसरी क्वांटम संख्या, और तीसरी में देखो और उसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या, अब देखो चुंबकीय में जिसको स्मॉल एम से दर्शाएंगे और चुंबकीय में इसके खोजकर्ता एक अलग से आपको नाम लिखना है, इसका डिस्कवरी किसके द्वारा की गई वो थोड़ा सा एक अलग से नाम है। अब देखो 3 नंबर लिखो, चुंबकीय क्वांटम संख्या 3, चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। अब पहला पॉइंट तो वही किसके बारे में जानकारी देगी। अब देखो मुख्य क्वांटम संख्या तो सेल यानी कोष के बारे में, दिगंशीय क्वांटम संख्या सब सेल यानी उपकोष के बारे में, और तीसरी चुंबकीय तीसरा स्टेप क्या आएगा ऑर्बिटल यानी कक्षक का, तो तीसरा आएगा कक्षक का। तो एक पॉइंट ये लिखोगे आप, कक्षक के बारे में जानकारी देती है, कक्षक के बारे में जानकारी देती है, यानी ऑर्बिटल के बारे में क्या करेगी जानकारी देगी। फिर दूसरा पॉइंट याद रखना आपको, खोजकर्ता कौन है इसका, खोजकर्ता याद रखना है, किसका नाम आएगा लिंडे का, इसका खोजकर्ता कौन है लिंडे, आपको याद रखना है खोजकर्ता इसका लिंडे। और m की जो वैल्यू है ना ये याद रखना है, m का मान जो है ये ±L तक, L की जो वैल्यू इस वैल्यू को हम क्या करेंगे ± तक ले जाएंगे, n के मान को ± तक ले जाना है, जितना L है उसको उतना प्लस तक लिखो और उतना माइनस तक, बीच में 0 आ जाएगा। तो वो जो मान आएंगे वो केस की चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान आएंगे। अब देखो कैसे, इस तरह से चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए से हम छोटा सा एक डायग्राम बनाए, जैसे यहां लिख दिया मैंने कि जैसे लिख दिया कोष सेल सेल, और इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान लिखना हो। दूसरा लिख दिया यहां पर जैसे उपकोष, इसके लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान लिखना हो, और इसी से हम क्या लिखेंगे फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या m की वैल्यू, इससे हम लिखेंगे इसके ऑर्बिटल यानी कक्षक कौन से हो सकते हैं, कक्षक के बारे में जानकारी देगी। अब देखो कोष कौन सा है कि, और इससे आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, यहां लिख दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो आप, के लिख दिया L है ना, फिर M, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दें, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, नीचे वालों ज्यादा स्पेस चाहिएगा, जैसे लिख दिया मैंने इसको K, है ना यूं,
इस तरह से। एन भी ज्यादा नहीं चाहिए हमें, ये भी ज्यादा चाहिए नहीं था लेकिन बड़ा हो गया। एल की वैल्यू हमें बड़ी चाहिए, थोड़ी इतनी बड़ी है लेकिन एम वाली बड़ी चाहिए हमें, इस तरह से। अब देखो के, फिर एल, फिर एम और फिर एन, इस तरह से 4 कोस हैं। इन 4 के बारे में पढ़ रहे हैं हम। एन की वैल्यू कितनी होगी 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए कितनी होगी 4 होगी ऐसे। फिर इससे अब देखो हमने लिखा है कि किसी कोष में उपकोष की संख्या क्या है, एन के बराबर है, तो पहला एन बराबर 1, उपकोष एक ही होगा यानी एस। इसमें कितने होंगे 2, एक एस और एक क्या होगा पी। इसमें कितने होंगे 3, एस पी और डी। इसमें कितने होंगे 4, एस पी डी और एफ, ऐसे 4। अब देखो एस के लिए क्या लिखा है, एल का मान 0, तो एन का मान 1, 1 से थोड़ा कम 0। इसके 2 मान है तो यानी 2 से कम रहेगा, तो 2 मान हो गए 0 और 1, तो 2 से छोटा है 1, 2 1 तक आया। या 3 से कम रहेंगे तो यहां पर 0, इसका 1 और इसका क्या है 2, 2 तक रहा। ये 4 है 3 तक रहेंगे, 0 फिर 1 फिर 2 और फिर क्या आएगा यहां 3, इस तरह से। फिर m की देखें वैल्यू। अब देखो m का जो मान है वो l के मान को प्लस माइनस तक लेके जाना है। अब 0 को चाहे प्लस में ले जाओ माइनस में क्या रहेगा, इसका मान 0 रहेगा। और पीछे हमने लिखा है कि s उपकोष के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। पीछे हमने लिख लिया, ये यहां भी कितना आ गया 0 आ गया। फिर देखो s में यहां पर भी क्या आ गया 0। यहां देखो p में क्या आ गया, l का मान 1। अब इस 1 को प्लस माइनस तक ले जाएं तो एक तो +1 से लेकर -1 तक चले, +1 बीच में 0 फिर क्या आएगा -1। इसका मतलब 3 मान आएंगे इसमें, इस तरह से इसके 3 मान आएंगे, +1 फिर 0 फिर क्या आएगा ऐसे -1। और पीछे हमने लिखा है वैसे +1 px का भी हो सकता है py का, लेकिन आरपीसी का अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको हमने px का माना है, 1 को मान के चलना है। ये माइनस वाले को हमने माना py का, 0 माना हमने pz का, तो pz ऑर्बिटल होगा। पीछे हमने कर लिया सारा, ये दोबारा आ रहे हैं वही। फिर देखो 0 है 0, 1 है तो वापस वही, 1 को प्लस माइनस तक ले जाओ तो +1 फिर 0 फिर क्या हो गया -1। और +1 के लिए वापस वही px, 0 के लिए pz और -1 के लिए py। ऐसे ही फिर d आ गया। अब d के लिए क्या है, d को प्लस माइनस तक ले जाएं तो क्या करोगे -2 -1 0 +1 +2, टोटल मान कितने आएंगे, ऐसे 5 मान आ जाएंगे यूं, -2 -1 फिर 0 फिर +1 फिर ऐसे +2, इस तरह से। अब -2 हमने किसका लिखा है, कल लिखा था dxy के लिए, 5 d ऑर्बिटल है ना। -1 किसका था yz के लिए। फिर 0 बीच में आ गया तो dz² का 0 लिखा हमने। फिर +1 dzx के लिए और फिर +2 dx² y² के लिए हमने लिखा है ये 5 d ऑर्बिटल। फिर वापस वही d के 5, s p का 1, s का, ऐसे f के कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे +3 से लेकर -3 तक 7 मान आ जाएंगे इसके, जो हमें करने ज्यादा आवश्यक नहीं है, हमें d तक करना है मेन। इस तरह से चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसका मान डिपेंड करेगा किस पर, l के मान पर निर्भर करेगा। जितना l का मान है उसको प्लस माइनस तक ले जाएंगे बस। तो मतलब कोस से हमने n का मान निकाल लिया, n के मान से हमने उपकोष देख लिए, उपकोष है इसके लिए l का मान लिख दिया, l के मान आगे तो m का मान निकाल सकते हो, उसको प्लस माइनस तक किया हमने। और फिर हमने देखा कि m का s के लिए 1 मान आता है, इसलिए कक्षक 1 ये। p के लिए से 3 मान आते हैं, कक्षक 3 है। d के लिए m के मान 5 आते हैं तो ऑर्बिटल कितने इसमें 5 है। और ऐसे f के लिए कितने आते हैं 7 आता मान, टोटल मान 7 मान आएंगे, +3 से -3 तक, इसलिए इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगर ये 3 तो ये px py pz वाले मान, 5 मान d वाले ये -2 से +2 तक, 5 ये 3 और 2 3 और 5 8, और ये मान 4 मान ये
L बराबर 1 2 3 S का, ये P का, ये D का और ये F का, बस 4 मान ये याद रखने। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12। अगर 12 आपको मान याद है ना तो आप क्वांटम संख्या के प्रश्न में आप कहीं नहीं अटकेंगे। और पेपर में क्वेश्चन जो आएगा ना, जैसे अभी करेंगे पेपर पिछली बार पेपर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, तो आपको कोई लिख देंगे ऑर्बिटल, तो पूछ लेंगे इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ, तब आपको लिख देंगे इसमें चारों क्वांटम संख्याओं के लिए सही मान का समुच्चय, यानी इसमें सही मान का ग्रुप कौन सा है वो देखना है। फिर आपको n का दे देंगे, l का दे देंगे, m का दे देंगे, s का दे देंगे, उससे आप निकाल सकते हो। तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या होगी 3। और चौथी जो है ना फोर्थ छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, फोर्थ वाले में लिख लिया ना ये। तो उसके बाद अगले लिखो 4 नंबर चक्रण क्वांटम संख्या। और चक्रण में है ना, एक तो इसका आपको खोजकर्ता याद रखना है कि चक्रण क्वांटम संख्या में खोजकर्ता क्या है, और एक किसके बारे में जानकारी देगी, ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, और स्पिन इलेक्ट्रॉन के 2 प्रकार के, प्लस हाफ और माइनस हाफ। एक तो यानी क्लॉकवाइज और एक क्या लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या हिंदी में बोले ना इसको दक्षिणावर्त और एक को बोलते हैं वामावर्त। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज जो बोलते हैं वामावर्त बोलते हैं। तो चौथी क्वांटम संख्या जो है 4 नंबर, और वो है चक्रण क्वांटम संख्या। 4 नंबर है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम नंबर। और इसको लिखेंगे किससे, एस से लिखेंगे, ऐसे एस। पहला पॉइंट तो वही, इसका किसके बारे में ये जानकारी देगी, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, चक्रण के बारे में जानकारी देती है, चक्रण के बारे में जानकारी देती है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा सेकंड याद रखना है, खोजकर्ता कौन है इसका, खोजकर्ता कौन है इसका, तब आपको नाम याद रखना किसका, ये 2 नाम याद रखनी है। एक तो गोडमिट एंड ये नाम लिखा हुआ एक उलेनबेग, ऐसे गोडमिट और उलेनबेग। तो गोडमिट व उलेनबेग है इसके खोजकर्ता। और चक्रण क्वांटम संख्या ना इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देगी। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 प्रकार का होता है। एक तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, सीधा इलेक्ट्रॉन भरा हो ना, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमेशा क्लॉकवाइज भरेंगे। बोलते हैं ना, एक व्यक्ति अगर खाट पे सोए क्या करे, क्या सोएगा, वो सीधा सोएगा, बोलते ना सिरातिया सोओगे। और अगर दूसरा है तब बगातिया यानी उल्टा, ताकि दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं हो, आराम से दोनों सो जाए। तो एक ऊपर एक नीचे सोएगा। वैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर है, अगर सीधा भरेगा एक अकेला आके सीधा भरेगा, दूसरा आएगा तो उल्टा भर जाएगा, ताकि रिपल्सन क्या हो, कम हो, सेम चक्रण नहीं रहे, यानी सेम स्पिन नहीं हो। अगर सीधा भरा उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, सीधा है ना, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त चक्रण, यानी इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन बोलेंगे। उल्टा भराने इसको बोलते हैं वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे इसको, वामावर्त, या इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। तो एक तो सीधा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, एक उल्टा भरा इसको बोलते हैं वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और अब याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन सीधा भरा हो कक्षक में तब एस की वैल्यू आपको लिखनी है प्लस हाफ। क्या लिखना है, एस का मान लिखना है प्लस हाफ। और अगर उल्टा इलेक्ट्रॉन भरा हो ना, उसके लिए हमें एस का मान लिखना है माइनस से हाफ, ये याद रखना है बस। तो चक्रण क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देगी। फिर याद रखना है खोजकर्ता में गोडमिट व उलिनबेग है, ये लिख लो। फिर याद रखना है कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले, अगर इलेक्ट्रॉन सीधा भरा हो तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त चक्रण या क्लॉकवाइज बोलते हैं, और अगर उल्टा भरा हो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त बोलेंगे। अगर क्लॉकवाइज है तब तो प्लस हाफ, एस का मान चक्रण क्वांटम संख्या का मान प्लस हाफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या माइनस हाफ रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये एस की 2 वैल्यू याद रखनी है। और अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है तो हमें क्या करना है, उसको सीधे ही भरना है, इसको क्लॉकवाइज मान के ही भरना है। आगे हम इसमें क्वेश्चन भी करेंगे। ये तो क्या है, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं।
N L M S, ये 4। अब देखो इन 4 के अलावा कई बार है ना, जैसे मैंने कहा कि मुख्य क्वांटम संख्या कोष की जानकारी दे रही है, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष की जानकारी दे रही है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक की जानकारी दे रही है, चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में जानकारी दे रही है, हमने लिखा ये। लेकिन कई बार है ना ये 4 नाम आते हैं, लिख देते हैं ऐसे, किसी कक्षक के आकार के बारे में जानकारी देने वाली क्वांटम संख्या है, या कह दें किसी कक्षक के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देने वाली क्वांटम संख्या है, या उपकोष की आकृति के बारे में जानकारी, ऐसे नाम लिखा हुआ जाए। तब हम जैसे कोष लिख देते हैं, उपकोष, कक्षक ऐसे आ जाए ना, तब आपके दिमाग में तुरंत आता है कि हमें तो ये लिखवाया है कि मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी, कक्षक के लिए चुंबकीय। तब आपको 4 बातें याद रखनी है। और इसके अलावा क्या है, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आकार पूछ लिया जाए, साइज एक तो, या किसी क्वेश्चन में आपसे आकृति पूछ ली जाए, आकृति कहीं लिखा जाए, इसकी शेप, या किसी प्रश्न में अभिविन्यास लिखा हुआ जाए, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास लिखा हुआ जाए, या स्पिन यानी चक्रण लिखा हुआ जाए। चक्रण में तो सेम वही है, चक्रण। तो चक्रण नाम आती तो आप क्या कर दोगे, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। अब यहां आपको याद रखना है, अगर आकार आ जाए, किसी का भी आ जाए, आकार नाम आ जाए, तब आपको मुख्य क्वांटम संख्या करना है, ये ध्यान रखना है। आकार किसी का भी आ जाए, मुख्य क्वांटम संख्या लिखना है n। और अगर कहीं पर आकृति आ जाए ना, तब आपको करना है यहां पर दिगंशी क्वांटम संख्या। 4 पॉइंट अलग से लिख लेना, दिगंशी क्वांटम संख्या इसको लिखते हैं L से। और अगर कहीं अभिविन्यास आ जाए, तब करना आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको लिखेंगे स्मॉल m से। ये 4 पॉइंट तो आप अलग से लिख लो, ये एरो लगा के अलग से लिख लो। कहीं पर भी आकार लिखा हुआ आ जाए, मुख्य करना है। आकृति नाम स्टेटमेंट में आ जाए, दिगंशी करना है। स्टेटमेंट में अभिविन्यास आ जाए, चुंबकीय करना है। स्टेटमेंट में चक्रण आ जाए, चक्रण क्वांटम संख्या। और अगर ये नहीं आए ना, सीधा आ जाए कोष के बारे में जानकारी देने वाली मुख्य, उपकोष के बारे में बताने वाली दिगंशी, कक्षक की जानकारी देने वाली तब चुंबकीय, अधिकतर कक्षक के अभिविन्यास की जानकारी देने वाली। अभिविन्यास किस में आता है, चुंबकीय में, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के लिए ही। और चक्रण में चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या आ जाएगी। तो ये 4 क्वांटम संख्याएं हैं। इन 4 में फिर आपको ये 4 पॉइंट भी अलग से आपको याद रखनी है, ये आपको करनी है यहां तक। ये 4 क्वांटम संख्याएं होगी। अब देखो एग्जाम में इन क्वांटम संख्याओं में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। प्रश्न देखो, इसमें अलग अलग प्रकार है प्रश्नों के। प्रकार में थ्योरी में से कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे, किसी भी क्वांटम संख्या में, मैंने अभी लिखवाई थ्योरी, उसमें से कोई प्रश्न पूछ ले, एन का मान कहां से स्टार्ट होता है, एन का मान क्या नहीं हो सकता, या फिर आपसे अलग से कोई प्रश्न पूछ ले कि दिगंशी क्वांटम संख्या एल का मान क्या हो सकता है, क्या नहीं है, कौन सा कक्षक संभव है, कौन सा नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, तब आपको इन थ्योरी वाली चीजें अगर आपको ध्यान से ढंग से याद है, ध्यान से अगर इसको पढ़ा है, तो आप आराम से कर सकते हो। इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर इसमें क्वेश्चन के टाइप कैसे आते हैं वो करेंगे इसमें। अब देखो प्रश्नों में मैं जैसे अगर लिखूं, एक तो सीधा ये आ जाए प्रश्न इस तरह से, कोई आपको कोष का मान लिख दे, जैसे पीछे हमने किया था। क्वेश्चन क्या लिख दिया, या आपको सेल, नंबर ऑफ सेल लिख दे कि किसी परमाणु के लिए एन का मान इतना है, कुछ भी लिख दे, है ना। तब आपको क्या क्या पूछ सकता है। अब देखो यूं आ जाए, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, आप भी साथ में नोट डाउन कर लो कि किसी परमाणु के लिए, किसी परमाणु के लिए, किसी परमाणु के लिए n बराबर 4 है। तो अब क्या देखो, क्या याद करना आपको। नंबर 1 कोष बताओ, कोष का प्रकार, इसमें किस प्रकार का कौन सा कोष है ये बताना आपको, ठीक है ना। दूसरा सेकंड, उपकोष की संख्या, उपकोष की संख्या ये बताना आपको। तीसरा अधिकतम कक्षक की संख्या, अधिकतम ऑर्बिटल यानी कक्षक की संख्या। और चौथा पूछ लिया आपसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूछ ले।
और आपसे पूछ लेंगे ये इन चारों के मान बताओ, इस n बराबर 4 है। अब देखो n बराबर 4 होते ही तुरंत आपके दिमाग में क्या है, यहां पहला पॉइंट तो ये फर्स्ट n बराबर 4 है, कौन सा कोस आ गया, n बराबर 1 के एल एम और n, तो n बराबर 4 तो कोस कौन सा आ गया, कोस का प्रकार पूछा है तो कौन सा आ गया, n कोस आ गया, पहला तो ये हो गया। अब n बराबर 4 है और पीछे हमने लिखा है किसी कोस में उपकोस की संख्या क्या होती है, n के बराबर होती है। किसी कोस में उपकोस कितने होते हैं, n के बराबर, और n के बराबर मतलब n का मान कितना है 4, तो उपकोस कितने हो गए, 4 हो गए। अब 4 कौन कौन से हो गए, s का हो गया, p हो गया, d हो गया और f हो गया। फिर तीसरा पॉइंट थर्ड, कक्षक अधिकतम कक्षक की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और कक्षक के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है पीछे, n स्क्वायर। अब आप रख लो तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 ऑर्बिटल। वैसे आप निकाल सकते हो, s में ऑर्बिटल 1, p में 3, d में 5, f में 7, टोटल कर लो कितने आएंगे 16 कक्षक ही आएंगे ऐसे। फिर चौथा पूछा आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला क्या लिखा है 2n स्क्वायर, n का मान 4 है तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर कर दिया, यूं कितना आ गया 32 इलेक्ट्रॉन। वैसे कर सकते हो, कक्षक 16 है, इलेक्ट्रॉन 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसे कर सकते हो आप। 2 s में, 6 p में बढ़ जाएंगे, 10 d में, f में 14 बढ़ जाएंगे, टोटल कितना 32 आ जाएंगे। इस तरह से अगर कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, आपसे सारे मान निकालने आ जाए, तब थोड़ा सा आपको इनके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, किसमें कितने क्या है, जो पीछे लिखा है मैंने। इस टाइप से प्रश्न आ जाए तो आप आराम से इसमें क्वेश्चन कर सकते हो। या पूछ लेंगे n बराबर 3 है तो कौन सा उपकोष संभव नहीं है, n बराबर 3 में कौन सा उपकोष नहीं होता, तो n बराबर 3 कर देना, 3 करते ही उपकोष भी 3 हो जाएंगे, 3 होते ही s p d होगा, फिर f नहीं आएगा। इस तरह से कोई आपको पूछ ले घुमा के, अगर आपको किस में कितना क्या है, आप अगर आपको याद है मैंने अभी लिखा है वो याद है तो आप कहीं नहीं अटकेंगे। एक तो प्रश्न का टाइप किसी थ्योरी में से आपको कुछ पूछ ले, एक तो ये। दूसरा क्या क्वेश्चन का टाइप देखें, दूसरे के अंदर देखो तो इसका जो अगला प्रश्न का प्रकार है ना, उसके अंदर क्या है, एक तो थ्योरी वाला हो गया ये। सेकंड प्रकार जो इसका, सेकंड प्रकार के अंदर आपको कोई ऑर्बिटल दे दें, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, इसको देखना कि आपको कोई भी लिख दें ऑर्बिटल, कक्षक लिख ले और पूछ के उस कक्षक के लिए आपको चारों क्वांटम संख्याओं के मान पूछ ले। पहला प्रकार तो ये। थ्योरी के अलावा क्वेश्चन का एक प्रकार और जो है ना, उस प्रकार के अंदर आपको कोई भी लिख दें ऑर्बिटल और लिख के उसके लिए एन एल एम एस के चारों मान पूछ लें, कि जैसे लिख दिया, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है देखो 3d z², इसका क्वेश्चन आया हुआ है ये ऑर्बिटल, ये क्या कक्षक, लिख दें ऑर्बिटल और पूछ ले इन चारों के लिए आपको चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन, जैसे लिख दूं मैं यहां 4d x² y², एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दिया मैंने 5s1, ये लिख दिया 3p x में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे यूं लिख दिया कि 4d xy में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दें। कोई भी ऑर्बिटल लिखा हुआ आ जाए आपके सामने, कोई भी आ जाए ऑर्बिटल, तब आपको इसके लिए आपको n के मान, l का मान, m का मान, s का मान निकालना आना चाहिए। अब देखो n का मान तो सबके आगे वाले मान, n के मान, n का मान 3, यहां 4, मुख्य क्वांटम संख्या हमेशा ऑर्बिटल के आगे जो वैल्यू लिखी आएगी ना 1 2 3 4, वो हमेशा उसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है। यहाँ 5, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है ऐसे 4, इस तरह से निकाल सकते हो। n का मान तो बहुत ईजी है। अब l का मान बहुत ईजी है, यहाँ देखो d कक्षक है, d में d उपकोष है, d के लिए l का मान 2 होता है, लिखा है पीछे हमने, देखो यूं इस तरह से। अगर मैं यहां लिख दूं l बराबर लिखा ना आपने 0 1 2 3 s p d f ऐसे लिखा है, तो d के लिए कितना है 2 लिखा है यूं, फिर d आ गया, फिर 2, s आ गया तो 0, p आ गया तो 1, d आ गया तो फिर 2, ऐसे लिख दिए। और फिर s का मान बहुत इजी है, एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस आप सब में आ जाएगा, ऐसे सब में मैंने सीधा ही भरा है, सब में प्लस आप। अगर मैं यहां लिख दूं इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दिया मैंने, उल्टा है, सपोज कर दिया उल्टा लिख दिया, तब यहां पर क्या हो जाएगा माइनस आप हो जाएगा, लास्ट वाले मैंने कर दिया माइनस आप, ऐसे हो सकता है यूं, इस तरह से मैंने दे दिया तो लिख दिया माइनस आप। m का मान l के मान पे निर्भर करेगा, पीछे लिखा है मैंने,
m बराबर प्लस माइनस एल तक होता है। अब प्लस माइनस एल मतलब एल के मान को प्लस माइनस तक ले जाओ, 2 को प्लस माइनस तक ले गए तो -2 से +2 तक 5 मान हो गए, और उन 5 मानों में से dz स्क्वायर का मान कौन सा था? 0 लिखा है पीछे, अभी लिखा हमने। फिर देखो वापस d के 5 मान, और उन 5 मानों में dx स्क्वायर y स्क्वायर का मान कौन सा था? +2, अभी लिखा हमने। s के लिए दिगंत से क्वांटम संख्या का मान 0, 0 को प्लस माइनस से लेके जाओ 0 रहेगा 0। फिर 1 आ गया l का मान, 1 को प्लस माइनस तक ले जाए +1 -1, इसका मतलब +1 से -1 जाए तब बीच में 0 आ जाएगा, +1 0 -1। उन तीनों मानों में px का मान क्या लिखा हमने? +1 लिखा है। और ऐसे dxy dk l का मान 2 तो -2 -1 0 +1 +2, तो उनमें 5 मानों में से dxy का मान कौन सा था सबसे पहले? -2, तो -2। इस तरह से अगर आपको कोई भी लिख दे ऑर्बिटल और पूछ ले उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंत क्वांटम संख्या, चुंबकीय और चक्रण, इन चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू पूछ ले, और आपको ध्यान रखो एग्जाम में है ना, अगर आपको 1-2 वैल्यू निकालनी आती तब आप एक दो ऑप्शन तो आप कैंसिल कर दोगे। उसमें हो सकता है एक ऑप्शन आएगा मुख्य क्वांटम संख्या का मान गलत लिखा हुआ आ जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। एक ऑप्शन के अंदर क्या है? दिगंत क्वांटम संख्या का मान गलत कर देंगे, वो आप छांट सकते हो। फिर थोड़ी दिक्कत एम वाले में आएंगे, एम के फिर आपको 5 और 3 8 मान याद करने पड़ेंगे। 5 मान तो डी के, 3 मान पी के, एस का 0 है सबके तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। पी के 3 मान, डी के 5 मान याद करने, 8 मान, तब आप एम का मान आराम से कर सकते हो। पीछे याद करने का तरीका बताया मैंने। अब देखो प्रश्न का अगला प्रकार क्या है? अब क्वेश्चन लिख दिया यूं अगला कि सोडियम, अब देखो स्टेटमेंट लिख दिया यूं, यहां तो लिखा ऑर्बिटल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ऑर्बिटल लिख दिया, कुछ नहीं करना आपको, 4 लिख दिया स्टेटमेंट, नीचे 4 आपको लिख दिया ऑप्शन, उसमें एन एल एम एस के मान लिख दिए, आप आराम से टेली करके आराम से बता सकते हो। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, और इन क्वेश्चन में क्या है आपको एक प्रश्न में कई प्रश्न पूछ लिए, कैसे लिख दिया कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए, या आपको छांटने पड़ जाए, चारों क्वांटम संख्याओं का मान छांटने हो, उस अवस्था में देखो यहां पर लिखेंगे ना, निकालोगे। इसका मतलब आपको एक पहला प्रश्न पूछ लिया सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, तभी आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन की जानकारी होगी। फिर आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन के विन्यास, सेकंड प्रश्न ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद अगला प्रश्न हो गया कि आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन पता है या नहीं, कहां बढ़ता अंतिम, तो एस में 2, फिर एस में 2, फिर पी में कितने 6 बढ़ गए यूं इस तरह से, फिर एस में 1, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, फिर 8वां, 9वां, 10वां और ये 11वां, ये 11वां इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कहां ये, अब आपने इसमें से निकाला ये ऑर्बिटल इसमें पूछा गया हमें। अब इसके लिए आप एन एल एम एस के मान निकाल सकते हो, चारों मान, एन का मान 3, एल का मान एस के लिए 0, एम का मान भी 0, इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्लस आप, ये 4 मान आ गए। इस तरह से अगर आपको कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए ना, तब आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन के विन्यास लिख के, किसी का भी पूछ लिया आपसे इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ, ये आ जाए, या फिर यहाँ और कुछ लिख दें ऑक्सीजन के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ, तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम आना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, हुंड के नियम से चलना है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे 11वां। और फिर अगर आ जाए ना ऐसे कि कहते सोडियम के जैसे 4, 6, कहते सोडियम के 6ठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या मान बताओ, 6ठे के लिए पूछ लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ये यहाँ है, सीधा है, और ये कहां गया। अब फिर आपको करना ये px मानना, ये py मानना, ये pz मानना। कई क्या करते हैं px इधर py बीच में pz, ऐसा नहीं करना। आरपीसी के अकॉर्डिंग क्या है, आपको px py pz मान के चलना है ऐसे। px फिर py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन सीधा है, और py कौन सा है 2p का है, तो 2py में एक इलेक्ट्रॉन सीधा, तो 2py में एक इलेक्ट्रॉन सीधा, n का मान, l का, m का आराम से निकाल सकते हो आप। इस तरह से कोई भी आ जाए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए, उसके आधार पर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हो। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पेटेंट क्वेश्चन है ये,
एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, और प्रश्न क्या लिख देंगे, यूं लिख देंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित है। क्या लिख दिया, कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित है, तो उसके लिए किस क्वांटम संख्या का मान भिन्न हो सकता है। यानी यदि कोई इलेक्ट्रॉन, प्रश्न क्या हो गया, यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित है, एक ही कक्षक में उपस्थित है तो इसके लिए किस क्वांटम संख्या का मान, किस क्वांटम संख्या का मान भिन्न हो सकता है, भिन्न हो सकता है। कुछ पूछ ले आपसे कि एक उपकोष में है, कोष में है, इस तरह से पूछ ले, तब आपको कौन सी क्वांटम संख्या अलग हो सकती है, कौन सी अलग समान हो सकती है, तब आप ऑर्बिटल बनाओ, बना के देखो। अब एक इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में है, तो इसके लिए किस क्वांटम संख्या का मान अलग हो सकता है। अब एक ही कक्षक मतलब जैसे कह दें कि एस में है, या कह दें पी में, चलो पी एक्स में है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक में ही है। इसका मतलब यहां भी आप कुछ लगाओगे, कुछ लगा लो, चाहे जैसे 3 लगा दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसी में है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन का निकालूं मैं और उल्टे वाले का निकालूं मान। अब देखो इसके लिए 3 n का मान, इसके लिए भी क्या है 3, क्योंकि 3 के अंदर ये भी, फिर p के अंदर दोनों p के, तो l का मान 1, यहां पर भी 1, फिर m का मान, अब देखो दोनों px के अंदर है, m का मान +1, फिर ये सीधा है और ये उल्टा है, ये सीधा ये उल्टा, तो s का मान ये प्लस हाफ, ये क्या आ गया माइनस हाफ आ गया ऐसे। अब देखो तीनों मान समान आ गए, कौन सा लगाया, चक्रण क्वांटम संख्या का मान। तो याद रखना, ये बहुत बार पूछते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित है, तो इसके लिए किस क्वांटम संख्या का मान समान या भिन्न हो सकता है। तो भिन्न होगा तो किसमें क्या लिखोगे, चक्रण क्वांटम संख्या का मान हमेशा क्या होता है, भिन्न आएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में हैं, यदि कोई दो इलेक्ट्रॉन लिखना, या दो इलेक्ट्रॉन, यदि कोई दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित है, तो इसके लिए किस क्वांटम संख्या का मान अलग आएगा, चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या अलग प्राप्त होता है। इस तरह से तो क्वांटम संख्याओं में इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरी के अंदर बनेंगे, वो आपको आने चाहिए। फिर आपको ऑर्बिटल लिख दें तो ऑर्बिटल का निकाल लाना चाहिए, या फिर इस तरह से आपको कोई स्टेटमेंट लिख दें तो आपको निकाल लाना चाहिए, या इस तरह से कोई आ जाए स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसके लिए क्या अलग हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा करने का तरीका आता है ना, तो आप इजीली आराम से कर सकते हो, कोई करने की ऐसे घबराहट की या घबराने की आवश्यकता है नहीं। तो यहां तक अपने हैं 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं, मुख्य, दिगंशी और इसमें चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या। इन पे थ्योरी में क्वेश्चन क्या बनते हैं, फिर थ्योरी के बाद एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से इसमें किस टाइप क्वेश्चन बनेंगे, हमने आज ये डिस्कस किया ही। ठीक है, अगले टॉपिक में हम नया पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम ऑफ वो सिद्धांत वगैरह। यहाँ तक हमारा क्वांटम संख्या वाला पार्ट पूरा हो गया, उसके क्वेश्चंस वगैरह आपको टेस्ट पेपर के अंदर मिलेंगे, उनको आप सोल्व करके देखना। ठीक है, धन्यवाद, ओके।